हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द बोर्ड अड्डा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग अपने लेक्चर सीरीज सोशल साइंस लेक्चर सीरीज में चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो कि चैप्टर सेकंड है आपके ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या डील करेंगे? हम लोग डील करेंगे कि व्हाट वर द वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट and what is the interrelationship between the humans and the other the other environment on this earth. We will discuss all this core topic in this chapter. So let's begin with this chapter. Here we find that some folklore song which is mentioned here. Narak my lord, you are the creator of music in the world of lepchas. ये बेसिकली एक फोक सॉन्ग्स है जो नेचर से रिलेटेड है, लेप्चा का। लेप्चा एक आपका विलेज है सिक्किम में, जो कि लेप्चा जो कम्युनिटी है उनके द्वारा वहां पर लेप्चा कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए लेप्चा एक जगह है सिक्किम में। आइए हम लोग इस चैप्टर को बिगिन करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर ओवरऑल क्या है। We share this planet with the millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan tree. Habitat that we live in has immense biodiversity. कह रहा है कि हम लोग यह जो प्लैनेट है, यह हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, यह हमारा जो ग्रह है, इस पे हम लोग जो है बहुत, हम ही लोग नहीं है, इस पे तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं, बनियन ट्रीज हुए, बेल्स हुई, एलिफेंट्स। हम लोग ये जो अपना प्लेनेट है इन सभी लोग से शेयर करते हैं। और हम लोग देखेंगे कि हमारी जो प्लेनेट पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही इमेंस बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जो जैविक विविधता है, मतलब जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, आपको देखने को मिलेगा कि जगह जगह पर लोग बदलेंगे, जगह जगह पर उनका रहन सहन बदलेगा। तो एक हमको देखने को मिलती है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ही वाइड स्प्रेड बायोडाइवर्सिटी है हमारे प्लेनेट पे। We human along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only part and very much dependent on the system for our own existence. For example, plants, animals and microorganisms recreate the quality of the air we breathe, the water we drink and the soil that produces our food, without which we cannot survive. Forests play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all other living beings depend. क्या क्या रहा है कि जितने भी लोग इस अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं, वह एक दूसरे पे आश्रित हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमन बींग का केस सपोज करते हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए होगी इस प्लेनेट पे सरवाइव करने के लिए। तो ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से पाते हैं? हम लोग पेड़ पौधों से पाते हैं। फिर हम लोग को खाना भी चाहिए, तो हम लोग कहाँ से पाते हैं? जो फसलें होती हैं, जो अनाज उससे बनता है, तब जाके हम लोग को भोजन मिलता है। फिर उसके बाद ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग डिपेंडेंट है, हम लोग अपनी नीड्स के लिए फॉरेस्ट भी डिपेंडेंट है। हमारी नीड्स, हमारी रोज की जरूरतों में फॉरेस्ट भी ऐसे जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। उसको हम लोग इस चैप्टर में कोर टॉपिक के रूप में डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ कल्टिवेटेड स्पीसीज in form and function but closely integrated in system through multiple network of interdependence. बोल रहा है बायोडाइवर्सिटी कुछ नहीं है, इंटर रिलेशनशिप्स है among various organism on the earth। देखो भाई, जैसे हम लोग पेड़ पे आश्रित हैं, पेड़ को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए खाना बनाने के लिए, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वैसे हमको एक इंटर रिलेशनशिप देखने को मिलती है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। आइए देखते हैं कि किस प्रकार का जनजीवन भारत में है, किस प्रकार का फ्लोरा और फौना है। इफ यू लुक अराउंड यू विल एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। अगर आप भी अपने एरिया में देखें तो आप पाएंगे कि कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स हैं जो बहुत ही यूनिक हैं। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ
इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और कह रहा है यदि आप फैक्ट की बात करें तो जो इंडिया है वो बहुत ही वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी की कंट्री है, जहां पर अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के लोग भी पाए जाते हैं। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर इट टू बी डिस्कवर्ड। और कह रहा है इतना है कि हम लोग उतना जानते भी नहीं। देयर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ह्यूमन डोंट नो। इतने सूक्ष्म सूक्ष्म जीव हैं कि जिनके बारे में अभी इंसान को ज्ञात भी नहीं है। These diverse flora and fauna are well integrated in our daily life that we take this for granted, but lately they are under great stress mainly due to insensitivity to our environment। कह रहा है ये जो फ्लोरा एंड फौना हमारी चारों तरफ एनवायरनमेंट में है, इसको हम लोग बहुत ग्रांटेड के रूप में लिए हैं, इसलिए जो हम लोग इंसेंसिटिव यूज कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, हमारे पर्यावरण का, ये कहीं ना कहीं उनको हार्म कर रहा है। Conservation of forest and wildlife in India. Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. But why do we need to conserve our forest and wildlife? Conservation preserves that ecological diversity and our life support system, water, air, and soil. It also preserves the genetic diversity of plants, animals for better growth of species and breeding। कह रहा है कि हमको क्यों फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन की जरूरत हो रही है, क्योंकि हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे जो अर्थ है, हमारे प्लेनेट पे है, कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो हमारे एनवायरमेंट को बहुत ही ज्यादा डिग्रेड कर रही है, जिसकी वजह से जो इस प्लेनेट पे फ्लोरा एंड फौना है उसमें भी डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है। हम देखेंगे कि कुछ जो जानवर्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। कुछ पौधे, जो कुछ पेड़ हैं, हम लोग जो है अपने डेवलपमेंट के लिए, सेटलमेंट के लिए, रोड्स ब्रिजेस बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए हम लोग उनको काट दे रहे हैं। तो बहुत ही जो है डैमेज पहुंच रहा है एनवायरमेंट को। और अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे, चूंकि हम लोग इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इंटर रिलेशनशिप्स वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को भी डेंजर होगा। In the 1960s and 1970s, conservationists demanded a national wildlife protection program। कह रहा है जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो पर्यावरण बचाने वाले लोग हैं, उन्होंने 1960-1970 के दशक में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के रूप में, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के रूप में एक एक्ट की मांग की थी। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। इसी की वजह से इंडियन फॉरेस्ट लाइफ जो है एक्ट हम 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया। कौन सा एक्ट किया इंट्रोड्यूस किया गया? द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 was introduced to preserve and conserve the flora and fauna in India. An all India list of protected species was also published। और पूरी भारत भर में जो स्पीसीज हैं, जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं, जिनको संरक्षण प्राप्त हुआ इस इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उसकी लिस्ट भी तैयार की गई। द थर्स्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टू टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ सब्सिक्वेंटली। और होता क्या है कि बेसिकली इस एक्ट पे इस बात पे जोर दिया गया कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो खत्म होने की कगार पे स्पीसीज हैं, उनकी जो बची खुची पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। एक एक जो है ऐसी एरिया बनाई जाए जो उन स्पीसीज के लिए, उन स्पीसीज की हैबिटेट को प्रोटेक्ट करे। ये सब जो है फैक्टर्स जो है वो मेंशन करता है, सब पॉइंट वो मेंशन करता है एक्ट। The central government also announced several projects for protecting specific animals which are threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, the Kashmir stag or the hangul, 3 types of crocodile, freshwater crocodile, saltwater crocodile and घड़ियाल, the Asiatic lion। और कह रहा है जो हमारी केंद्र की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कई ऐसे मीजर्स, ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जिससे हम लोग जो है वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल जो कि एक्सटिंक्शन पे थे, इंडेंजर पे थे, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट टू बैन देयर हंटिंग, टू प्रोटेक्ट देम।
the central government come with various type of product. For example, to protect tiger, the central government come with the Project Tiger that we read in this book. Here is the Project Tiger. This is one of the key wildlife species, the faunal babe. In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827. प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में इम्प्लीमेंट किया गया, जो टाइगर स्पीसीज थी हमारे भारत में उसके एक्सटेंशन को बचाने के लिए। ये है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, जो हमारे भारत में टाइगर है उनकी संख्या जो कम हो रही थी उसको बचाने के लिए। वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड वाज लॉन्च्ड इन 1973 एज अ प्रोजेक्ट टाइगर टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ टाइगर। फिर इक्वल इंपॉर्टेंस हैज मीन ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप साइजेबल मैग्नीट्यूड। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारी, वो जो है कुछ रिजर्व एरियाज के साथ आई, जिसको हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। तो उसने कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाराम असम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। तो ऐसे टाइगर रिजर्व्स या ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के साथ आई गवर्नमेंट, ताकि जो है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब अगला है इस ये अच्छा टॉपिक फर्दर है, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन ऑन फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब क्या हुआ कि जो एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स थे, जो एनिमल्स को एक्सटिंक्शन से रोकने वाले प्रोजेक्ट्स थे, अब ये पर्टिकुलर एक एनिमल पर फोकस ही नहीं कर रहे थे, ये इंक्लूड कर रहे थे वाइड एरोना ऑफ द कंजर्वेशन लिस्ट ऑफ दिस एक्सटिंक्ट स्पीसीज और इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो खत्म होने की कगार पे थी, अब यह जो प्रोजेक्ट हैं, यह जो प्रोजेक्ट बचाने के जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट थे उस पे भी फोकस करने लगे और एक ब्रॉडर सेंस में वर्क करने लगे। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद द 6 स्पीसीज। और कह रहा है कि 1991 में प्लांट्स को भी ऐड किया गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर, कि हम लोग को ऐसे कुछ प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब जो है हम लोग अगला टॉपिक है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कह रहा है कि व्हाट वर द वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट in India and what were the various the organisms found in that forest, इसको हम लोग डिजर्व करेंगे। तो इंडिया में बेसिकली 3 टाइप के फॉरेस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा लिस्ट करता है। वो 3 टाइप है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जिनकी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व। आधी से ज्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है उसको रिजर्व कर दी जाती है, मतलब नो वन इज अलाउड टू इंटर दैट एरिया विदाउट परमिशन। तो उसको क्या कहते हैं, इस टाइप के फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। और रिजर्व फॉरेस्ट को मोस्ट वैल्यूएबल कहा गया है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के कंसर्न को लेकर। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट 1/3 जो एरिया रहती है फॉरेस्ट की उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, कि भाई देखिए इसमें भी आप परमिशन के बिना नहीं गिर सकते। दिस फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। और कुछ अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर द अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। ऐसे फॉरेस्ट या वेस्ट लैंड जो कि गवर्नमेंट को भी बिलोंग करे और कुछ इंडिविजुअल कम्युनिटी, कुछ जैसे हमारे यहाँ जो बस्तर की इलाका है छत्तीसगढ़ में, उसमें जो ट्राइबल्स हैं वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया घोषित किया गया है। तो उसमें ट्राइबल्स जो लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनका भी आना जाना लगा रहता है। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग
टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन्स। कह रहा है कि जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इनको हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इनको रिजर्व इसलिए किया जाता है कि इनसे जो हम लोग टिम्बर प्रोड्यूस करते हैं या फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स उस एरिया में पाए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग ऐसा मेजर्स अपनाते हैं कि फॉरेस्ट को कुछ एरिया को रिजर्व कर देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। कह रहा है कि मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, और कह रहा है हमारे भारत में जो मध्य प्रदेश स्टेट है, एमपी स्टेट है, उसमें सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में है, आंध्रा में है, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। दीज आर द वेरियस स्टेट्स according to their reserve area of forest. What amount of forest that is reserved in that area, we find this in decreasing number here. हमारे जो भारत में जो 75% टोटल फॉरेस्ट एरिया है, वह जो है जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र के पार्ट्स की हैं। और वेयर एज बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान है बल्क ऑफ इट्स अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज। और कह रहा है इसमें से जो प्रोटेक्टेड एरियाज वाले फॉरेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब के एरियाज जो हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज के हैं। अब अगला है कम्युनिटी। तो आइए देखते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। देखो इस टॉपिक में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या कि कैसे कुछ एरियाज जो हमारे पार्ट हैं इंडिया के, कैसे कुछ एरियाज में फॉरेस्ट जो स्प्रेड है वो है, और वहां पे कौन सी कम्युनिटी रहती हैं, और वो कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व कर रही हैं, और गवर्नमेंट का क्या रोल है उनको हेल्प करने में, एंड हाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कंजर्व द कम्युनिटी एंड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग इसको डील करेंगे। तो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट वी आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। कह रहा है कि कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी जो है हमारे भारत के लिए नई बात नहीं है। हम बी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट, हम लोग हमेशा जो है इस बात को इग्नोर कर दिए थे कि भारत में जो है जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर कुछ पारंपरिक कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, ट्रेडिशनल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जिनको हम लोग ट्राइबल्स इंग्लिश में कहते हैं या जनजातीय लोग कहते हैं, जो वनों में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं और अपना जीवन यापन उसी से करते हैं, उसी रिसोर्सेज से करते हैं। तो कुछ some areas of India local communities are struggling to conserve these habitat along with the government officials recognizing that only this will secure their own long term livelihood। कह रहा है कि और भारत की कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां पर जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल समुदाय के लोग हैं, वह जो उनकी हैबिटाट को, उनके वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को बचाने के लिए जो है लड़ रहे हैं, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इंश्योर करते हैं, कन्वे करते हैं कि देखिए भाई यही हमारा जो है सोर्स है जिससे हमारी लिवलीहुड चलती है, अगर ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो स्किल्ड नहीं है, वो नहीं है, वो यही मान लिए हैं कि मेरा जो हम लोग का जो घर है वह वन है, और वन ही हमारा जो है लिवलीहुड का साधन है, हमारे जीवन यापन का साधन है। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और सरिस्का टाइगर रिजर्व जो हमारी राजस्थान में है, वहां पर माइनिंग प्रोजेक्ट लगने वाला था, तो जो वहां के विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, वह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेके उस माइनिंग को रुकवाने में सफल होते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं कि देखिए भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, संरक्षण जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को संरक्षण के लिए जो हमारा एक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, उसका सहारा लेके लोग उसके खिलाफ लड़ते हैं। इन मैनी एरियाज विलेजर्स themselves are protecting habitats and explicitly rejecting the 5 village government involvement. The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairav Dev Dakawa sanctuary।
कह रहा है कि कुछ एरियाज में जो विलेजर्स हैं खुद जो है जो उनका वन्य जीवन है, उनके चारों तरफ वन्य जीवन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। और अलवर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में पड़ता है, वहां के जो लोग थे वह 1200 हेक्टेयर का लैंड, 1200 हेक्टेयर का जो लैंड है वह खुद अपने से ही रिजर्व कर देते हैं एज अ भैरव देव डाकव सेंचुरी के नाम से। और वह कुछ अपने ही रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं जो वहां के लोगों को पालन करना रहता है उस सेंचुरी को लेके। अब एक मूवमेंट चला था, द फेमस चिपको मूवमेंट, हिमालयाज के जो हमारे एरियाज हैं, हमारा जो हिमालयन माउंटेन का एरियाज है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का एरिया जो है, यहाँ पर एक मूवमेंट चला था चिपको आंदोलन। इसमें क्या होता था कि जो वहाँ की औरतें रहती थी, जो बहनें रहती थी वहाँ की, वह अगर जो फॉरेस्ट के पेड़ हैं उनको काटे जाते थे तो उनको जाके पकड़ लेती थी, उससे चिपक जाती थी और कहती थी कि नहीं भाई देखो इस पेड़ को मत काटो, क्योंकि यह वन्य जीवन है, या जो हमारे चारों तरफ वन है, पेड़ पौधे हैं, इन्हीं से हमारा घर बार चलता है और यही हमारा पालन पोषण करते हैं। तो यह एक मूवमेंट चला था जो पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो वन्य जीवन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हिमालय की एरिया में चला था चिपको मूवमेंट। Attempt to revive traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now widespread। अच्छा, अब आपको देखने को मिलेगा कि जैसे नए मेथड्स जो डेवलप्ड हो रहे हैं खेती के, लेकिन वहीं पर जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो ऑर्गेनिक खेती की बात की गई है, आज के समय में आप देखेंगे तो ये काफी जोर पकड़ रही है। आप देखेंगे कि लोग जो है नेचर की चीजें खाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल जो चीजें बनाई जा रही हैं मार्केट में, या जिसको सिंथेसाइज करके फैक्ट्रियों में बनाया जा रहा है, वह काफी हार्म पहुंचा रही हैं। तो लोग एक बार फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लौट रहे हैं, अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरफ लौट रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली कुछ नहीं होती है, जो ट्रेडिशनल मेथड से की जाती है उसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। जैसे कि उसमें हम लोग जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करके मैन्यूर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो गाय का गोबर वगैरह रहता है वो। और हम लोग जो है उस वहाँ वहाँ पर उसको जो है केमिकल लेस फार्मिंग जो होती है उसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। फार्मर्स एंड citizens groups like the बीज बचाओ आंदोलन in Tehri and Naudanya have shown the adequate level of diversified crop production without the use of the synthetic chemical are possible and economically viable। और कह रहा है एक अभियान चला के इस एरियाज के जो फार्मर्स थे उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन, जो ये उत्तराखंड का तेहरी इलाका है वहां पर बीज बचाओ आंदोलन, और नौदन्या में, तो ये लोग क्या किए ना, ये लोग बताएं कि देखो जो हमारे पारंपरिक जो बीज हैं, पारंपरिक जो दाना है, जो अनाज है, उसकी जो बीजें हैं उससे भी हम लोग अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये हमको इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है, इकोनॉमिकली वाइबल है, उसका सेल भी अच्छा है, उसको हम लोग अच्छे से लगा भी सकते हैं, उसकी खेती अच्छे से कर सकते हैं। तो बीज बचाओ आंदोलन की तरफ जो टेहरी के किसान लोग थे उन्होंने ऐसा जो है सिस्टम लाया कि भाई जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वो एडुकेट लेवल में प्रोड्यूस हो सकती हैं और इकोनॉमिकली वाइबल भी हैं। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम furnishes a good example of involving local communities in the management restoration of degraded। देखो भाई हमारे इंडिया में जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम था, वह जो कम्युनिटी के लोग थे उनको जो है इकट्ठा करके फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के लिए मोटिवेट भी करने लगा, और इसमें जो कम्युनिटी के लोग थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। The program have been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management। कह रहा है कि यह प्रोग्राम जो था ये फॉर्मल एग्जिस्टेंस में था 1988 से, जब उड़ीसा राज्य में इसका पहला रिजोल्यूशन पास किया गया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। कहाँ से पास हुआ था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का रिजोल्यूशन, तो आप बताएंगे उड़ीसा स्टेट से। JFM depends on the formation of local villages institutions that undertake protection of activities mostly on degraded forest land managed by the forest department। कह रहा है कि JFM में वो लोग पार्ट लेते थे, लोकल लोग के जो है पार्ट लेते थे, एक इंस्टीट्यूशन, एक जो है
इंस्टीट्यूशन बना के कि भाई देखिए हम ये जो लोकल विलेजेस है हम लोग एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और जो वेस्ट लैंड है डिग्रेडेड लैंड है उसको मैनेज करेंगे, उसको जो है हम लोग उपजाऊ बनाएंगे, उस पे हम लोग फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस को जो है उसकी ग्रोथ के लिए हम लोग जो है काम करेंगे। तो ये लोग जेएफएम के अंदर जो है लोकल इंस्टीट्यूशन बना के लोकल लेवल पर विलेज लेवल पर इंस्टीट्यूशन बना के ऐसा काम करते थे। इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटीज आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स like non-timber forest producers and share in the timber harvested by successful production। और इससे क्या होता था कि भाई उनको भी बेनिफिट मिलता था, क्या मिलता था कि जो उससे टिम्बर प्रोड्यूस होते थे, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस जो होते थे उसको ये लोग हार्नेस करते थे और सक्सेसफुल प्रोडक्शन जो होता है उसको भी ये लोग बरकरार रखते थे। द क्लियर सीजन फ्रॉम डायनेमिक्स सॉरी dynamics of both environmental destruction reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management, but there is still a long way to go before local communities are at the center stage in decision making, except only those economic or development activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding। कह रहा है कि यहाँ के जो लोग थे वह उन्हीं ह्यूमन एक्टिविटीज को उस एरिया में करते थे जो कि देखो पीपल सेंट्रिक, लोगों के लिए कल्याणकारी हो, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली, पर्यावरण के लिए जो नुकसान देना हो और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग हो और उससे हम लोग जो है आर्थिक रूप से कुछ पैसा भी कमा पाए, ऐसी एक्टिविटीज को ये लोग वहां पर करते थे जो एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, जो पीपल सेंट्रिक हो, लोगों के कल्याण के लिए हो, लोक कल्याण के लिए हो और इकोनॉमिकली कुछ पैसा भी देती हो, ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे। देखो एक यहाँ पर कोट है, द ट्री इज पिक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस, मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस एंड एक्सटेंड जनरसली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटीज, इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बीइंग ऑफरिंग सेड इवन टू एक्समैन हु डिस्ट्रॉयड। कह रहा है गौतम बुद्ध ने यहाँ पर कहा था कि देखो जो पेड़ होते हैं वह हमको छाया भी देते हैं और उनको भी देते हैं जो उनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत फैक्ट वाली बात है। सपोज करो एक दूर जो है जमीन है, चारों तरफ जो है धूप ही धूप है, धूप ही धूप है और वहां पर एक पेड़ है और वो जो एक लकड़हारा है कुल्हाड़ी लेके उसको काटता है और उसको जब धूप लगती है, जब धूप सताती है तो उसी पेड़ की छांव में बैठकर आराम भी करता है और फिर उसको काटता है। तो इसीलिए पेड़ जो है बिना किसी बेनिफिट्स के, बिना किसी भेदभाव के जो है सबको छाया देते हैं, सबको जो है फल देते हैं, सबको जो है फूल देते हैं। तो इसलिए हमको जो है हमारे जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस है उनको कंजर्व करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये कोशिश करनी चाहिए कि पेड़ लगाएं और जो है उनको प्रोटेक्ट करें। और जो लोग इस बारे में नहीं जानते कि हम उनको क्यों कंजर्व करना चाहिए उसका अवेयरनेस फैलाकर भी हम लोग ये सब काम कर सकते हैं अपने लेवल पर। और ये यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, सैक्रेड ग्रोव्स ऑफ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। देखो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर आप गांव में देखें जो पीपल का पेड़ होता है, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो आप गांव में देखेंगे कि उसकी भी पूजा होती है, जो गांव की महिलाएं होती हैं उसकी पूजा करती हैं। तो ये हमारा जो वन्य जीवन है, हमारा जो वन्य संसाधन है उसकी पूजा करना भी हमारे कंट्री की एक ट्रेडिशनल परंपरा जो है, पारंपरिक जो है परंपरा रही है कि भाई हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारा वन्य जीवन है उसकी जो है बचाव करें और उसको तो लोग जो है सैक्रेड मतलब पवित्र मानते थे। तो हमारे अगर आप गांव की तरफ जाएंगे तो जो गांव के मंदिर होते हैं वहां पर आप देखेंगे कि जो पीपल के पेड़ होते हैं उनके चारों तरफ जो है रक्षा से औरतें जो है कभी चारों तरफ राउंड लगा के उसकी परिक्रमा करती हैं और उसकी पूजा भी करती हैं। गांव में क्या, शहरों में भी जो पुराने मंदिर हैं जहां पर पेड़ पौधे हैं, इस प्रकार के बड़े पेड़ पौधे हैं जहां पर पीपल के पेड़ हैं, वहां पर भी ऐसी पूजा आपको देखने को मिलेगी। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कह रहा है इसमें से किस जो है कंजर्वेशन एक्टिविटीज में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोगों का नहीं है, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कह रहा है रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है,
अदर फॉर ये देखो, फॉरेस्ट रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर अनक्लास्ड, ये होता है, ये मिला लो। तो ये सब वेरियस क्वेश्चंस थे और आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लिए हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वाटर रिसोर्सेज है, उसको कंटिन्यू करेंगे ज्योग्राफी में। हमने इकोनॉमिक में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा दिया है, हमने हिस्ट्री में यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया खत्म कर दिया है। ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट खत्म कर दिया है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज खत्म कर दिया है, डेमोक्रेटिक में पावर शेयरिंग खत्म कर दिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर में आपका पूरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए सोशल साइंस का। और साइंस में हमने 2 लेक्चर्स किए हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का और इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल का प्रचार प्रसार करें ताकि आप लोग और बेहतर कंटेंट पाएं और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले। तो और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में पिन करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।